जब डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड के अक्रॉस 10 की पावर 4 वोल्ट लगाया तो क्या क्या ऑब्जर्व हुआ? तो लिखें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वो ये है कि करंट फ्लो नहीं हुई 10 की पावर 4 वोल्ट अप्लाई करने पर भी if pressure of gas is 1 atmosphere, no flow of current, no flow of current। ऐसे सोचो यहां एयर है, एयर का प्रेशर कितना होता है? एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। एग्जैक्टली ये सोचो कि डिस्चार्ज ट्यूब में अभी एयर है और एयर है तो कोई करंट फ्लो नहीं की, 10 की पावर 4 वोल्ट अप्लाई करें तो भी। इसका क्या मतलब? एयर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है या इंसुलेटर है? इनफैक्ट इंसुलेटर कह सकते हैं एयर को। एयर को यू कैन कंसीडर बैड कंडक्टर और बेटर वर्ड इज इंसुलेटर। जरा सोचिए, आप अपने घर में बैठे हैं और बाहर आपको पता है कि वायरिंग है, करंट फ्लो हो रही है, पोल्स हैं, वायर है, करंट फ्लो हो रही है, उसी से आपको करंट का कनेक्शन भी मिला है घर के लिए। तो वायर में करंट फ्लो हो रही है, आप घर में बैठे हैं, वायर और आपके बीच में क्या है? एयर। अब जरा सोचिए, अगर एयर गुड कंडक्टर होती तो क्या होता? ये बाहर वायर हैं, आपको मालूम है, आप घर के अंदर हैं और वायर और आपके बीच में एयर है। तो एयर बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, तो हमें करंट नहीं लगता। अदरवाइज होता क्या? एयर अगर कंडक्टर होती तो हमें करंट लगता। करंट लगने का मतलब है कि हमारा पूरा चार्ज, हम एक तरह से अर्थिंग कर देते, हमारा पूरा चार्ज अर्थ में चला जाता, हम डिस्चार्ज हो जाते, मतलब हमारी डेथ हो जाती। तो ये तो बाकी फिजिक्स की बात है, उसके डिटेल में हमें नहीं जाना। हमें केवल ये बात समझनी है इस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से कि 10 की पावर 4 वोल्ट अप्लाई करें, इवन देन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब। यहां पे एयर गैप है इनके बीच में, नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब। उसका रीजन है एयर इज इंसुलेटर। पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर है आप सबको? जिसको दिक्कत हो वो बोल देना ध्यान से, क्योंकि बाद में एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाए, चैप्टर खत्म हो जाए, फिर आप हो कि उस क्लास का वो ऑब्जर्वेशन समझ में नहीं आया था, तो बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे समझाना। दूसरा ऑब्जर्वेशन लिखो। सेकंड ऑब्जर्वेशन, अगर गैस का प्रेशर कम कर दें, 10 की पावर -2 एटमॉस्फियर कर दें, यहां पे क्या करते हैं? वैक्यूम पंप लगा देते हैं। ऐसे बना दो बस इतना, यहां पे आपने वैक्यूम पंप लगा दिया, इसका नाम लिख दो। वैक्यूम पंप किस लिए लगाते हैं?
to suck out the gas present in the discharge tube. To remove the gas present in the discharge tube. तो वैक्यूम पंप कनेक्ट करके यहां से एयर हमने बाहर की और एयर या गैस इससे बाहर निकाली और P की वैल्यू कर दी 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर, 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर। समझ गए होंगे, क्वाइट लो, 0.01। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व हुआ, पूरे की पूरी डिस्चार्ज ट्यूब में एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ, पूरी डिस्चार्ज ट्यूब अंदर ग्लो करने लगी। तो लिख लें, at 0.01 atmosphere a glow was observed in a discharge tube। ये ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, क्या क्या दिखाई पड़ा। ग्लो वाज ऑब्जर्व इन द डिस्चार्ज ट्यूब। और किस कलर का ग्लो, किस कलर का ग्लो, तो जो ग्लो है कलर का, सॉरी, ग्लो किस कलर का है, ये डिपेंड करेगा गैस पे। इसी के अंदर लिख लो, द कलर ऑफ ग्लो depends on the gas filled in the discharge tube। Depends on the gas filled in discharge tube। ये तब हुआ जब डिस्चार्ज ट्यूब में गैस कितने पी पे बची, 0.01 एटमॉस्फेयर और 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन क्लियर है आपको। हम 10 की पावर 4 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, केवल क्या क्या हमें दिखा हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन हो गया। नाउ थर्ड वन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ये है कि अगर P की वैल्यू को फर्दर रिड्यूस करें, ए प्रेशर ऑफ गैस इज रिड्यूस टू 10 की पावर -4 एटमॉस्फेयर। -4 का मतलब है वेरी वेरी लो वैल्यू। ऐसे समझ लो एयर है ही नहीं, आप फिजिकली ये सोचें, नो एयर और वेरी लिटिल एयर, नो गैस और लिटिल गैस। तब क्या दिखाई पड़ा, तब ये दिखा कि ये जो वॉल है, इसकी वॉल, इस वॉल का लाइट ग्रीन कलर नजर आया। ये वॉल लाइट ग्रीन कलर की दिखाई पड़ी। किसकी वॉल, किसकी इनर वॉल,
डिस्चार्ज ट्यूब की इनर वॉल, डिस्चार्ज ट्यूब की इनर वॉल जो एनोड की ओर है वो लाइट ग्रीन या फेंट ग्रीन कलर की ऑब्जर्व हुई। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब स्टार्ट ग्लोइंग, स्टार्ट ग्लोइंग विद लाइट ग्रीन, ये जो स्टार्ट ग्लो आया इसका स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं फ्लोरेसेंस। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो क्या एग्जिबिट कर रही है? डिस्चार्ज ट्यूब एग्जिबिट कर रही है फ्लोरेसेंस। So this was the third observation made by J.J. Thomson. यस, जो ऑब्जर्वेशन है, जो ग्रीन ग्लो है वो टुवार्ड्स एनोड, नॉट नियर कैथोड, अवे फ्रॉम कैथोड एंड नियर एनोड। ठीक है, तो इन तीन ऑब्जर्वेशन बेसिस पे फिर कुछ कंक्लूजन निकाले और ये कंक्लूजन से ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात हुई। तो लिखें नेक्स्ट कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकाले? पहला कंक्लूजन ये निकाला गया, पहला कंक्लूजन ये निकाला गया कि कैथोड से कोई पार्टिकल एमिट हो रहे हैं और वो पार्टिकल एनोड की ओर ट्रेवल कर रहे हैं। एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये कैसे पता लगा कि ये एनोड से एमिट हुए और कैथोड की ओर ट्रेवल कर रहे हैं? सॉरी, कैथोड से एमिट हुए और एनोड की ओर ट्रेवल कर रहे हैं, ये कैसे कैसे कंक्लूड किया? तो ये थर्ड पॉइंट से, थर्ड ऑब्जर्वेशन से, जब कोई एयर नहीं बची तो जो ग्लो अपीयर हुआ वो एनोड के क्लोज अपीयर हुआ, इवन बिहाइंड एनोड अपीयर हुआ। एनोड को परफोरेटेड बना दो, होल बना दो, तो एनोड के पीछे दिखाई पड़ता है। तो फ्लोरेसेंस या ग्लो कहिए जो अपीयर हुआ वो नियर एनोड अपीयर हुआ। तो ये माना गया कि कैथोड ने कुछ पार्टिकल एमिट किए जो एनोड की ओर ट्रेवल करते हैं। कैथोड से जो पार्टिकल एमिट हुए वो निगेटिवली चार्ज्ड होंगे। कैसे कहा कि वो निगेटिवली चार्ज्ड होंगे? How could he arrived at this conclusion that cathode
emitted some particle and they are negatively charged because they were traveled towards anode, towards positive electrode. नेगेटिवली चार्ज होंगे तभी तो ट्रेवल करेंगे एनोड की ओर। तो पहला कंक्लूजन लिखें, कैथोड emitted some negatively charged particles. Negatively charged particles which produce glow when strike on the surface of strike on the surface of discharge tube. इसका स्पेशल नाम है, इसे कहते हैं थर्मायोनिक एमिशन। होता क्या है इसमें, जब आप 10 की पावर 4 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो कैथोड हीटेड होता है, हीट अप होके ये सम पार्टिकल एमिट करता है। ठीक है, जब इसके अंदर एयर बहुत कम है तो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल ग्लो करती है, क्योंकि ये पार्टिकल इससे स्ट्राइक करते हैं, इसको हिट करते हैं। फिर जब एयर 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर पे है तो पूरी की पूरी डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करती है। क्यों? 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर है तो पूरी की पूरी डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करती है। नॉट जस्ट वॉल, ये पूरा का पूरा मीडियम ग्लो करता है। जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट होती थी पहले, अब तो चलो बल्ब आ गए, तो पूरी ट्यूब ग्लो करती थी। इसका क्या रीजन होगा? तो इससे ये कंक्लूड किया गया कि जो ये पार्टिकल एमिट हुए, बाद में इन पार्टिकल का नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन। ये जो पार्टिकल एमिट हुए ये गैस पार्टिकल से भिड़ते हैं, कोलाइड करते हैं, गैस पार्टिकल से कोलाइड करते हैं और उस गैस पार्टिकल को आयनाइज करते हैं, तब ये ग्लो एमिट होता है। और ये ग्लो बदलता रहेगा जैसे जैसे आप गैस बदल देंगे। गैस के नेचर पे ग्लो का कलर डिपेंड करेगा। तो दूसरा कंक्लूजन ये निकाला गया कि ये पार्टिकल जो कैथोड से एमिट हो रहे हैं, इनके पास इतनी एनर्जी है, इनके पास इतनी स्पीड है कि इसमें प्रेजेंट गैस का आयनाइजेशन कर देते हैं, आयनाइजेशन कर देते हैं।
ये वर्ड आगे डिटेल पढ़ेंगे, अभी आप जस्ट लिख लें। और ये फिर एनर्जी का एमिशन करते हैं पार्टिकल, गैस पार्टिकल। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन लिख लें। सेकंड कंक्लूजन, the ionization of gas present in discharge tube at 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर produces characteristic glow, फुल स्टॉप। फर्दर लिखें, द आयनाइजेशन occurs due to bombardment of the लिखते जाओ, bombardment of the gas inside the discharge tube, bombardment of the gas inside the discharge tube। किसकी bombarding? by the high speed particles emitted by cathode। emitted by cathode। सेकंड कंक्लूजन क्लियर है आप सबको कि पूरी डिस्चार्ज ट्यूब क्यों ग्लो कर रही है? ओके, नाउ थर्ड वन, लास्ट और थर्ड वन, नेक्स्ट कंक्लूजन। नेक्स्ट कंक्लूजन कनेक्टेड है ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज से। आखिर कैथोड रेज आती कहां से है? तो ये कंक्लूजन लिया गया कि दो सोर्स हैं इसके, कैथोड रेज के दो सोर्स हैं। एक तो मटेरियल ऑफ कैथोड, और दूसरा सोर्स है, सेकंड सोर्स है, गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। ये फिर से देख लें एक्सपेरिमेंट। एक तो कैथोड के मटेरियल से रे आएंगी,
और दूसरा गैस के आयनाइजेशन से। तो कैथोड रे की डेफिनेशन क्या है? कोई कहे डिफाइन कैथोड रेज, इसी में लिख लो। कैथोड रेज किसको नाम दिया गया है? तो कैथोड रेज है बीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीम को नाम दिया गया है कैथोड रेज। कैथोड रेज ही नाम क्यों दे दिया? कोई और नाम दे देते। So they were emanated or coming from कैथोड, इसलिए नाम पड़ गया कैथोड रेज। और निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को, इंडिविजुअल पार्टिकल को स्पेशल नाम दिया। इंडिविजुअल पार्टिकल को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। इनफैक्ट ये नाम इसलिए आया था बिगिनिंग में, इलेक्ट्रॉन वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग है इलेक्ट्रिसिटी कैरियर्स। तो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैरियर। यहां से नेम आया इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी थॉमसन ने की थी। समझ में आ गया? तीनों कंक्लूजन्स। अच्छा, दो तीन क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने रेज किए हैं। वन एटमॉस्फेयर पे ग्लो क्यों नहीं आया? एक सामान्य बुद्धि की बात सोचें तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा हमें कि साइंस काम कैसे करती है। साइंस काम कैसे करती है? बिल्कुल कॉमन सेंस और लॉजिक से आप सोचेंगे तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक सर्टेन स्पीड से जा रहे हैं और आपको एक मीडियम क्रॉस करना है। अगर मीडियम में पार्टिकल की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ऐसे सोचो ये मीडियम सॉलिड है,
विल यू बी एबल टू क्रॉस इट? बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना। नाउ मान लीजिए कि इसकी डेंसिटी थोड़ी कम कर दी, ये लिक्विड बना दिया, आपकी स्पीड सेम ही है। नाउ व्हाट विल हैपन? आप इसको क्रॉस कर सकते हैं बट थोड़ा स्लो चलेंगे। पार्शियली कर सकते हैं, ये ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है। धीरे धीरे करके पास हो पाएंगे। और जब गैस है, इसके अंदर बहुत कम डेंसिटी है, मान लो गैस भी नहीं है, व्हाट विल हैपन? बहुत ही लो पी पे गैस बची, यू विल मूव फास्ट। आपकी स्पीड जो पहले थी वही चलती रहेगी। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो। जब यहां पे गैस 1 एटमॉस्फियर पी पे है, तो इवन इलेक्ट्रॉन उसमें पेनिट्रेट भी नहीं कर पाते। ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड नहीं है, 10⁴ वोल्ट इज क्वाइट हाई। फिर भी इसको क्लियर नहीं कर पाते स्पेस को। ये वॉल पे कोई ग्लो नहीं दिखता अगर 1 एटमॉस्फियर पे है, कोई ग्लो नहीं दिखता, मतलब बिल्कुल साफ है कि ये इस वॉल को हिट नहीं कर रहे। और पूरे मीडियम में ग्लो नहीं आता, इसका मतलब साफ है कि ये पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा मीडियम में। ऐसे ही बाहर आते हैं बेचारे, वहीं रुक जाते हैं। क्लियर है इतना? नाउ द थर्ड कंक्लूजन। इसमें क्या प्रॉब्लम है ये तो मुझे पता नहीं है आप लोगों की, बट सिंपल है थर्ड कंक्लूजन, कि जो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं उसके दो सोर्स होते हैं। एक सोर्स तो कैथोड, जो हीटिंग से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इतना वोल्ट आप अप्लाई करेंगे, ये इतना ज्यादा हीट अप होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। एक सोर्स तो ये है, थर्ड कंक्लूजन की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरा सोर्स क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन किसी गैस पार्टिकल को हिट करेंगे, मान लो वो पार्टिकल ए है, मैं ए से लिख रहा हूं, गैस पार्टिकल, इसको हिट करेंगे तो इसको भी आयनाइज कर देते हैं। ये रिएक्शन है, इस तरह से लिखा जाता है आयनाइजेशन। तो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बनता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के दो सोर्स हो गए। एक तो सोर्स हो गया कैथोड, दूसरा सोर्स हो गया जब इसको हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, गैस को आयनाइज कर देगा। तो दो पार्टिकल बनेंगे। आगे कौन जाएगा एनोड की ओर? इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे जो निगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो तीनों कंक्लूजन क्लियर है आप सबको? ओके, ये तो तीन कंक्लूजन की बात थी। अब इसके बीम को स्टडी किया गया डिटेल में। कैथोड रेज के बीम को या कैथोड रेज को डिटेल में स्टडी किया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी स्टडी की गई।
तो क्या करेक्टरिस्टिक है इसकी? वही करेक्टरिस्टिक होती है कैथोड रेज की, वही बात है। तो राइट डाउन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की करेक्टरिस्टिक क्या है? तो पहला पॉइंट है कैथोड रेज का, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। इसका सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है हमारे पास? क्या एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जिससे हम ये कहें कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं? दो पॉइंट है, दो पॉइंट है ये प्रूव करने के लिए कि कैथोड रेज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ये बताने के लिए आपके पास दो एक्सपेरिमेंट हैं। एक एक्सपेरिमेंट तो ये है कि रास्ते में अगर आप कोई एक ऑब्जेक्ट रख दें, रास्ते में अगर कोई आप एक ऑब्जेक्ट रख दें, मान लीजिए ये शेप की मैंने ऑब्जेक्ट रख दी रिजिड, तो इस ऑब्जेक्ट की यहां पे इमेज बन जाएगी बिल्कुल पीछे। इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी बिहाइंड द एनोड। एनोड या तो परफोरेटेड बनाते हैं या छोटा सा एनोड बना देते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, सेंटेंस से लिखना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज proved that they travel in a straight line. Formation of the image of an object placed in the path of the cathode rays. तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए या तो एनोड को स्पेशल अरेंज करें या पूरा एनोड लेके उसको परफोरेटेड बना दें, होल बना दें। वो तो एक्सपेरिमेंटल बात है, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है एनोड के बारे में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसकी इमेज बनी, इसका मतलब साफ है कि ये स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। भाई आप जब सनलाइट में जाते हो तो आपकी इमेज बनती है, क्यों बनती है? ये क्या बताता है कि सनलाइट कैसे ट्रेवल करती है, कर्व में या स्ट्रेट लाइन में? जरा सोचिए, अगर सनलाइट स्ट्रेट लाइन में चलती होती, अगर सनलाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही होती तो कितनी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हमारी, एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाता। हर एक घर में किचन के अंदर सोलर सेल लगा होता, वहीं पे सारा काम चल रहा होता। देखो, जो भी स्क्रीन पे कुछ भी छेड़खानी करेगा, आज नहीं मैं उसको आगे भी अलाउ नहीं करूंगा। आपके हाथ में पेन और पेपर होने चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं उसके नोट्स बनाने हैं, मैं जो डिक्टेट कर रहा हूं उसके नोट्स बनाने हैं। स्क्रीन आपके लिए नहीं है। ये समझ में आ गया सबको स्ट्रेट लाइन प्रूव करने वाला एक्सपेरिमेंट?
बिल्कुल सिंपल बात है। एक और एक्सपेरिमेंट है जिससे स्ट्रेट लाइन भी प्रूव होता है और साथ ही साथ ये भी प्रूव होता है कि इनके पास मोमेंटम होता है। नेक्स्ट लिखें, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, कैथोड रे पार्टिकल्स, या मैं लिख रहा हूं दे हैव मोमेंटम। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि उनके पास मोमेंटम है? तो सिंपल एक्सपेरिमेंट है। रास्ते में कोई आप रोटेटिंग व्हील रख दो, फैन रख दो, रोटेटिंग व्हील रख दो, फैन और रोटेटिंग व्हील। सिंपल है बिल्कुल। तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं तो फैन को हिट करेंगे और इसको रोटेट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन फैन को हिट कर रहे हैं, तो इससे पता लगा कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। एक बात, हिट करने से पता लगा कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, और दूसरा, इसको रोटेट भी कर देते हैं फैन को। इसका मतलब साफ है कि इनमें मास भी है, स्पीड के साथ साथ इनमें मास भी है। और जिसमें स्पीड और मास दोनों हो, उसको क्या कहते हैं कि क्या है उसके पास? उसके पास मोमेंटम है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है आप सबको? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक लिखो, थर्ड वन, जल्दी जल्दी लिखो। थर्ड, दे अंडरगो, दे मीन्स कैथोड रे पार्टिकल्स, undergo deflection in electric and magnetic field. They undergo deflection in electric and magnetic field. इसको एक्सपेरिमेंटली ऐसे समझ सकते हैं आप, ये कैथोड है, ये एनोड है, और हमने क्या किया, इसके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड की, मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, ये मूव कर जाता है पॉजिटिव प्लेट की ओर, और जैसे ही बाहर जाएगा फिर स्ट्रेट हो जाता है।
तो दो बातें प्रूव हुई इससे। एक तो ये कि ये कैथोड रे पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं, और दूसरा ये कि कैथोड रे पार्टिकल एनायनिक नेचर के हैं, निगेटिवली चार्ज्ड हैं। ये कैसे कह दिया कि निगेटिवली चार्ज्ड है? क्योंकि इनका डिफ्लेक्शन हुआ टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अगर इनका डिफ्लेक्शन निगेटिव प्लेट की होता तो हम कहते कैटायनिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में डिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख लें जो आपको आगे फिजिक्स में डिराइव कराया जाएगा, कि इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे एंटर कर रहे हैं तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हैं। पैराबोलिक पाथ, ये पैराबोला का एक पार्ट बनेगा। जनरल नॉलेज की ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम आ सकती है, फिजिक्स में डेरिवेशन कराया जाएगा आपको, बट यहां आप ये लिखें द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक। और मान लीजिए कि ये रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, और कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में उसका पाथ सर्कुलर होता है। अगर आगे इसको बढ़ा दें तो पूरा एक सर्कल बनता है। इनके डेरिवेशंस भी हैं फिजिक्स में, हमें केवल नेम लिखना है, इससे ज्यादा नहीं। केमिस्ट्री में केवल नेम पूछे जाते हैं। कौन सा पाथ फॉलो करेगा कोई इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे एंटर करे? मैग्नेटिक फील्ड के, तो सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोलिक पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखो। क्लियर है ये आपको? सिंपल है बिल्कुल, बस याद ही रखना है, एक में पैराबोलिक दूसरे में सर्कुलर। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, फोर्थ वन, अगर कैथोड रेज को किसी हैवी मेटल पे आप हिट कराएं, हैवी मेटल जैसे टंगस्टन, कॉपर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, प्लेटिनम हो गया, किसी हैवी मेटल पे इस किसको हिट कराएं? कैथोड रे पार्टिकल को, तो इससे नई तरह की रेज एमिट होती हैं। नई रेज एमिट होती हैं इन हैवी मेटल से। इनका नाम है एक्स रेज। तो कैथोड रे की बॉम्बार्डिंग जब किसी हैवी मेटल पे करते हैं, देन वी गेट another rays known as X-rays.
तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम heavy metals when bombarded by cathode rays. X-rays are produced from heavy metals. X-rays are produced from heavy metals when they are bombarded by cathode rays. नेक्स्ट लिखो, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं अभी आपको समझना नहीं है, ये सब आपको 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाएगा। एक्सरेज नाम से पूरा एक चैप्टर होगा कि आखिर एक्सरेज आती कहां से है। हमें अभी उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है इस पॉइंट पे, तो इससे ज्यादा नहीं सोचना है आपको। ये पूरा चैप्टर है फिजिक्स में एक्सरेज नाम से, 12th में आएगा। इस पे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी पे। तो ये बाद की बात है, 12th की बात है। यहां तो जस्ट हमें ये याद रखना है कि कैथोड रे पार्टिकल्स हिट करते हैं हैवी मेटल्स पे तो एक्सरेज एमिट होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक है कैथोड रे पार्टिकल्स की। नेक्स्ट लिखो, दे एग्जिबिट हीटिंग इफेक्ट। दे एग्जिबिट हीटिंग इफेक्ट। मतलब ये है कि अगर मेटल फॉइल पे इनको हिट करें, मेटल फॉइल पे इनको हिट करें तो मेटल फॉइल हीट अप हो जाएगी। मेटल फॉइल हीट अप हो जाएगी। ठीक, और अगर मेटल फॉइल थिन है तो उसके थ्रू पास भी हो जाती हैं। तो नेक्स्ट लिखो, दे पास्ड थ्रू थिन मेटल फॉइल। दे पास्ड थ्रू थिन मेटल फॉइल। नेक्स्ट लिखो, सिंपल सिंपल से है। आपको मालूम है कि अगर मेटल जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसको सनलाइट में रख दें तो उस पर लगा मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्लेट पे कौन सा केमिकल लगाते हैं? अरे 9th-10th में पढ़ रखा है आपने। लाइट सेंसिटिव कौन होता है, फोटो सेंसिटिव कौन होता है? एनसीईआरटी में 9th-10th की रिएक्शन भी दी गई है। AgBr सुना है नाम की नहीं है? सुनो, AgBr सनलाइट में आते ही टूट जाता है। AgBr सनलाइट में आते ही टूट जाता है। तो अगर AgBr से अटैच फोटोग्राफिक प्लेट पे कैथोड रेज आ जाएं तो फोटोग्राफिक प्लेट के
AgBr डिकम्पोज होने लगता है। इसको केमिकली तो नहीं लिखना, बस ये लिख दें कि दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, कैथोड रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। समझ में आ गया आप सबको? यहां बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इस रिएक्शन की यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। यहां तक क्लियर है आप सबको? यस और नो? बहुत बढ़िया। अब जो कुछ आपने ये किया है इसकी थोड़े वीडियोस देख लो, मैंने कुछ वीडियो डाउनलोड करके रखे हुए हैं, इससे रिलीवेंट है। ये नई स्क्रीन दिखाई पड़ रही है सबको? अब मुझे तो आप लोग नहीं दिख रहे हो। ये दूसरी स्क्रीन अभी दिखी थी आपको? सबने आंसर यस किया, कुशल को लगा नो। अभी तो मैंने हटा दी, अब दिखेगी। अब दिख रही है सबको? ये वीडियो दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं। दिक्कत ये हो रही है कि इसको ओपन करते ही आप लोग स्क्रीन से गायब हो रहे हैं। अच्छा, अब दिख रहा है ये? अब हाँ, आप आए आप लोग। गुड गुड। अब देखो, मैं इसको प्ले करता हूं। ये है कैथोड, ध्यान देना। ये पूरी है डिस्चार्ज ट्यूब, ये एनोड है। होपफुली अब दिख रहा होगा सबको। ये पावर सप्लाई है, इसमें तो डीसी अप्लाई किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे साउंड नहीं आ रही मेरी क्या? यहां से तो ऑन है। ऐसा तो नहीं वीडियो की साउंड आ रही हो? अरे वीडियो की साउंड मैंने बंद कर रखी है, मेरी साउंड आ रही है कि नहीं? ये है थर्मायोनिक एमिशन। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। ये थर्मायोनिक एमिशन है। कैथोड रे हीट अप होके पार्टिकल्स को एमिट करता है। ये पार्टिकल ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। ये कैथोड रे पार्टिकल्स का एमिशन है। अब देखें एक एक करके प्रॉपर्टीज। ये एक्चुअल कैथोड रे ट्यूब है।
यहाँ पे ये जिंक सल्फाइड लगा हुआ है ZnS, इस पे ग्लो क्लीन दिखाई पड़ता है, जिंक सल्फाइड। ये देखें, ये इमेज बनाई गई है किसी ऑब्जेक्ट की जो इसके रास्ते में रखी है, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहां से कैथोड रे प्रोड्यूस हो रही हैं। दो बातें हैं, एक तो ग्रीन ग्लो आया, दूसरा एनोड के पीछे इमेज बनती है। एनोड के पीछे इमेज बनती है किसकी? उसकी जो इन ऑब्जेक्ट के पाथ में रख दिया गया है, ओ सॉरी, जो कैथोड रे के पाथ में रखा है। अब ये है मैग्नेट। मैग्नेट से ये बताया गया है कि कैथोड रे डिफ्लेक्ट होती हैं। नेक्स्ट ये है कैथोड रे प्रोड्यूस हो रही है और बीच में रोटेटिंग व्हील रखा है। ये रोटेटिंग व्हील है, ये डार्क में है तो क्लीन दिखेगा थोड़ा, साथ में ग्लो भी दिखेगा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ये व्हील रोटेट हो रहा है। एक बार फिर से बोलो, स्क्रीन दिख रही है सबको? ये वीडियो दिख रहा है? गुड, देखते रहो। तो ये व्हील रोटेट करने का एक्सपेरिमेंट है। ये देखें, ये कैथोड रे ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ये मैग्नेट है। मैग्नेट जब पास लाएंगे आप, तो ये दूसरी तरफ जा रही है, डायरेक्शन ही चेंज हो रही है अब। तो ये है डेविएशन ऑफ कैथोड रेज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट है जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। इसका ये एनिमेशन बाद में दिखाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया आपको? कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट लिखो। डिस्कवरी की बात हुई। नाउ राइट डाउन डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, डिटर्मिनेशन ऑफ E/m वैल्यू। बट एक मिनट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक रह गई। एट्थ में एक सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक रह गई जो कंपटीशन में बार बार आई है। निकलो, एक करेक्टरिस्टिक ऐड करो। वो इसी से कनेक्टेड है कि जो चार्ज टू मास रेशियो है ये कांस्टेंट होता है। चार्ज टू मास रेशियो किसका? कैथोड रे पार्टिकल्स का कांस्टेंट होता है। ना तो ये कैथोड के मटेरियल पे डिपेंड करता है, कैथोड के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, और ना ही जो गैस फिल्ड है डिस्चार्ज ट्यूब में उस पर डिपेंड करता है। चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रे पार्टिकल्स का फिक्स्ड होता है।
independent with the material of cathode, independent with the gas filled in the discharge tube. इंडिपेंडेंट होता है, क्यों होता है इंडिपेंडेंट, ये अभी हम अगले चार्ज टू मास रेशियो निकालेंगे तो समझ जाएंगे। वैसे थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी से भी आए, किसी भी मेटल से आए, क्या इलेक्ट्रॉन का मास अलग हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो प्लेटिनम ने दिए वो अलग हैं, टंगस्टन ने दिए वो अलग हैं, कॉपर ने दिए वो अलग हैं, कैसा होता है भाई? इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए सेम मास के होंगे। और क्या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अलग अलग होगा अलग अलग मेटल से आए तो? प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉन अलग, टंगस्टन का अलग, कैसा होता है? तो पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन तो एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल है जो किसी मैटर के अंदर है, एटम के अंदर है, और वो लाइक ही होगा चाहे किसी भी मेटल में हो। तो चार्ज टू मास रेशियो का स्पेशल नाम है स्पेसिफिक चार्ज। तो कैथोड रे पार्टिकल्स का स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे, अगला पॉइंट यही है। हम फाइंड करने जा रहे हैं चार्ज टू मास रेशियो। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम है मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसकी हेल्प से चार्ज टू मास रेशियो हम फाइंड करने जा रहे हैं। पहले चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर लेंगे, इसके बाद फिर हम निकालेंगे मास, सॉरी इसके बाद निकालेंगे चार्ज, और इस फॉर्मूला में रख के फिर मास आएगा। तो इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू करते हैं। आज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पूछनी हो आपको?